द एफिशिएंसी हाउ एवर पाकिस्तान में आनी उन जगहों से है जो कि न्यूट्रिशनल बैलेंस क्रिएट कर सके, प्लांट के लिए बेहतर वो चीज़ अवेलेबल हो सके ताकि वो बेहतर तरीके से ग्रो कर सके। हमें हमारे फॉस्फोरस की भी ज़रूरत है, साथों साथ पोटाश की भी ज़रूरत है, आयरन की भी ज़रूरत है, मैग्नीशियम की भी ज़रूरत है। सो पाकिस्तान्स एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट नीड टू मूव टुवर्ड्स सर्टेन फर्टिलाइजर्स। न्यूट्रिशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि पाकिस्तान के न्यूट्रिशनल और फार्मिंग का इस वक्त जो लैंडस्केप है उसमें ये चेंज करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम बैक टू ग्रो पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान गुशारिब शौकत और आज स्टूडियो में एक बहुत ही ख़ास गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनका नाम है मिस्टर महमूद नवाज़ शाह। He has 25 years of experience in the agriculture sector. Currently, he is the president of the Sindh Abadgar Group, which is a body representing progressive farmers in Sindh. सर आप कैसे हैं आज? अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। सर थैंक यू आप यहाँ आए। तो सर अगर हम पहले बात करें कि पाकिस्तान का इस वक्त जो ज़रूरी हालात हैं वो किस तरह हैं, और अगर हम इसको शुरू करें अपने बुनियादी पॉइंट से जो है हमारी मिट्टी की सेहत यानी सॉइल की जो हेल्थ है, उस पर अगर आप कहेंगे तो क्या इस वक्त पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल है? तो जी आपके दो सवालात। पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की ज़राअत है कंफ्यूज्ड ट्रांसफॉर्मेशन में से गुज़र रही है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कंफ्यूज्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्योंकि हम ये सुन रहे हैं पिछले 6-8 महीने से कि कोई डीरेगुलेशन की बातें और गुफ्तगू हो रही है। सो सबसे पहली बात यह कि अगर डीरेगुलेशन की गुफ्तगू हो रही है तो डीरेगुलेशन जस्ट कैन नॉट बी वन साइडेड, कि आप ये कहें कि जब फार्मर अपनी क्रॉप की हार्वेस्टिंग हो तो आप कहें कि हम डीरेगुलेट कर रहे हैं और हमने मार्केट के साथ ये कर दिया। तो अगर आप डीरेगुलेट कर रहे हैं तो फिर साथों साथ आप एक्सपोर्ट भी खोल दीजिए और फिर फार्मर्स को भी आप इजाज़त दे दीजिए कि जो भी उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लगा दें, और बेशक आप कमोडिटीज़ इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी फिर कर दीजिए। व्हाट आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू से इज़ कि अगर आपकी वफाक कीमतें नहीं सेट करता, एक सूबा करता है, एक सूबा नहीं करता, एक आधी ख़रीदारी करता है, एक दूसरी ख़रीदारी करता है, एक बात करता है, दूसरा दूसरी बात करता है। So this is not how it's going to work. This is not how the economies work. हम क्या कह रहे हैं is not important। हो सकता है कि मैं एज अ फार्मर एंड अ फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन मेरा कोई अपना इंटरेस्ट हो, मैं तो पाकिस्तान की मईशत के हिसाब से बात कर रहा हूँ और ज़राअत के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि जो भी अगर लॉन्ग टर्म कोई बात कही जा रही है तो उसको लॉन्ग टर्म तरीके से सारे स्टेक होल्डर्स को साथ बिठा के और फिर कोई कदम और इक़दाम लेना चाहिए। तो ये है पाकिस्तान की इस वक्त करंट ज़राअत की जो अंडरलाइंग चीज़ और जो फियर विद फार्मर्स है कि हमारे साथ कल क्या होने लगा है। एक बात जो आपने बात की, सॉइल हेल्थ इज़ अ प्राइमरी थिंग। आप क्या भी कुछ भी कर लें, जब तक आपकी सॉइल के हालात ठीक नहीं होते या अगर उनकी फर्टिलिटी के लॉन्ग टर्म के इश्यूज़ हैं तो जाहिर सी बात है आप क्या भी करें तो आपको उसके फ़वाइद नज़र नहीं आएंगे। तो आई थिंक सॉइल फर्टिलिटी रिमेंस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। उसमें जो आप आजकल की गुफ्तगू में जो एग्रीकल्चर से बात अलग नहीं कर सकते, जो कि आजकल का बज़वर्ड है क्लाइमेट चेंज है, उसमें इंक्रीज टेम्परेचर्स, रेनफॉल है और टेम्परेचर्स हैं। इन दोनों तीनों चीज़ों का भी बहुत सारा असर ज़राअत के ऊपर, उसकी प्रोडक्शन के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर उसके इनडायरेक्ट असरात जो है ना नज़र आए। तो ये 2-3 ब्रॉडली चीज़ें हैं जो इस वक्त हमारे पाकिस्तान की एग्रीकल्चर के साथ है। कि जो आपकी एग्री एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, जो क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विसेज है, वो तो फिर इस सूरत हाल में उनका जो रोल है वो तो बिल्कुल ही काइंड ऑफ यूज़लेस हो गया ना, बिकॉज अगर वो पहुंच ही नहीं पा रहे फार्मर तक, वो रसाई दे ही नहीं पा रहे जो उनके लिए अहम है उस मोमेंट में एक फ़ैसला लेने के लिए, तो फिर इतने हज़ारों एम्प्लॉयज़ जो उन डिपार्टमेंटों ने रखे हुए उनका क्या फ़ायदा हुआ? बाय द वे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट इन सिंध हैज़ 6,000 एम्प्लॉयज़, which is a fair amount. Just the extension directorate of the government. तो मैं वो उन बेचारों का कोई कसूर नहीं, वो बेचारे बड़े इनोसेंट लोग हैं।
तो उनको तो हैंड होल्डिंग की बड़ी ज़रूरत है। वो इनोसेंट लोग हैं, उनको ज़राअत के अलावा सारे काम कराए जाते हैं उनसे। तो अगर उनसे ज़राअत के काम कराएंगे तो अच्छे फ़वाइद मिलेंगे उससे। ठीक है, तो अगर हम फार्मर्स की बात करें और जो मौजूदा सूरत हाल है, बहुत कंफ्यूज चल रहे हैं, तो उनके लिए क्या फाइनेंशियल मॉडल्स ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट करता है टू द मिनिमम सपोर्ट प्राइस दैट कोड रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑन फॉलिंग इनटू डेट ट्रैप्स के भाई कर्जा और सूद और इस पूरे एक जो निज़ाम में लोग फंस जाते हैं। हाल ही में हमने पिछले 2-3 सालों में देखा इंडियन पंजाब में जो फार्मर्स ने ब्लॉक किया हाईवे, फिर मोदी को रिपील करना पड़ा उनका जो लॉ है, और वो इसीलिए था क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बगैर उनका गुजारा नहीं था। तो वो एक जो निज़ाम बन गया है मोनोकल्चर का, उसके आदी हो गए और उससे निकल नहीं सक रहे हैं, तो उसके जकड़ में फंसे हुए हैं। तो इस सूरत में क्या फाइनेंशियल मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं या सपोर्ट सिस्टम्स हैं जो फार्मर्स को वो मदद दें जिससे वो इस सूरत से निकल सकें? देखिए, हमारा ख्याल ये है कि ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, कोई भी टैक्स पेयर से हम नहीं मांग सकते कि वो क्यों किसी के पैसे ज़राअत में मुझे क्यों दें। लेकिन दुनिया सारी में जो लोगों ने चीज़ें लर्न की हैं कि चूँकि इंटरनेशनल बाज़ारें ज़राअत की बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हैं, बहुत ज़्यादा हैवीली सब्सिडाइज्ड हैं, तो पूरी की पूरी सरकारों को आके वो चीज़ें अपने बैक एंड पे सब्सिडाइज़ करना पड़ती हैं। तो आपने अभी हिंदुस्तान का जिक्र किया, हिंदुस्तान में कोई 22 कमोडिटीज़ की सपोर्ट प्राइस फ़िक्स होती है एज़ वी स्पीक। आज उन्होंने रबी की जितनी भी क्रॉप्स थी, विच इंक्लूड्स वीट, विच इंक्लूड्स ऑयल सीड प्रोडक्शन, उन सारों की उसने सपोर्ट प्राइस अनाउंस कर दी। ना सिर्फ सपोर्ट प्राइस अनाउंस किए बट उनकी कॉस्ट ऑफ इनपुट्स जो हैं वो तकरीबन आप समझ लें किन चीज़ों में हमारी 33% है, कहीं पे हाफ हैं जितनी हमारी कॉस्ट हमारे मुकाबले में इनपुट कॉस्ट्स हैं। तो अगर आप उनसे मुकाबला करना चाह रहे हैं तो आपको ज़रूर कोशिश तो करना पड़ेगी टू लुक एट द वायबिलिटी ऑफ द फार्मर। अगर आप वो नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, धौस और धमकी के साथ चीज़ें करेंगे, तो उसके असरात ज़राअत की प्रोडक्शन, उसकी प्रोडक्टिविटी और फूड सिक्योरिटी के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट होंगे। गंदम, वी आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ वीट, अबाउट 125 kgs पर कैपिटा दैट वी कंज्यूम, वर्ल्ड्स एवरेज इज 75। अगर उसमें 10% भी हमारी प्रोडक्शन कम हो जाए, 10 से 12%, तो आजकल की कीमतों से आपको $1 बिलियन की वो इम्पोर्ट करना पड़ेगी। तो लग तो ऐसे रहा है कि सरकार शायद चाहती है कि गंदम की प्रोडक्शन कम हो क्योंकि उनके पास क्राइसिस है, लेकिन 6-8 महीने बाद क्या होगा, 10 महीने के बाद, सो आई थिंक दे वुड हैव थॉट ओवर इट कि उनको किस तरह से इन सारी चीज़ों को देखेंगे। सो इट्स नॉट अबाउट हैविंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस और उसके ऊपर गुफ्तगू करें, बट देखना ये कि इंटरनेशनली कंपैटिटिवनेस फार्मर की किस तरह की है, हमारा कहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज है और हम उन पॉलिसीज़ को आगे किस तरह लेके जा सकते हैं। आज ऐसी सूरत हाल है कि जो हमारे मोस्ट फेमस फूड्स इन पाकिस्तान जो दाल होती है वो हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो जो हमारे रोज़मर्रा के आइटम है वही हम पूरे नहीं कर पा रहे होते, चाहे मिर्चें हों चाहे दालें हों। तो इस सूरत हाल में जो ये मोनोकल्चर एग्रीकल्चर है या एक इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर पे हमारी रिलायंस है, कैन इट रियली फैसिलिटेट अस इन द लॉन्ग रन एंड लेटिंग गो ऑफ जो हमारे रीजन में, हमारे ख़ित्ते में जो ज़राअत 10,000 साल से चलती आ रही है? देखिए, हमने जितनी ज़राअत देखी है, अगर आप इंटरनेशनली और हम पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को देखते हैं तो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इज़ नॉट अ मोनोक्रॉप एग्रीकल्चर। आप अमेरिका में सेंट लुइस से निकलें डिमॉइंस, आपको 8 घंटे लगेंगे और अगर आप समर में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 2 क्रॉप्स नज़र आएंगे, विच इज़ सोयाबीन एंड कॉर्न। आप पाकिस्तान में 100 किलोमीटर चलेंगे तो आपको 10 किस्म की क्रॉप्स नज़र आएंगी, आपको इंटरक्रॉपिंग नज़र आएगी। तो आई थिंक डाइवर्सिटी वाइज हमारे पास आज भी जो लैंडस्केप है वो इट इज़ क्वाइट डाइवर्स के जो हमारा है। जहाँ तक आपने बात कही कि क्या 50 साल पहले, 50 साल एग्रीकल्चरल लैंडस्केप वाज वेरी डिफरेंट टू व्हाट इज़ टुडे, आवर पॉपुलेशन वाज मच लेसर। एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक आजकल जो चीज़ें आंसर करती हैं वो ये कमर्शियल एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स हैं। तो फार्मर भी समझता है कि और देखता है कि मुझे जहाँ कमर्शियली एडवांटेज हो तो मैं वो चीज़ें ग्रो करने की ज़रूर कोशिश करूं। So I think one also has to take a step back, sometimes unlearn a few things as well to move on to answer to what is the reality of today. So I think
पाकिस्तान से एग्रीकल्चर, आप रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की आप इंटरनेशनली बात कर लें, उससे कंपैरेटिवली देख लें, तो वी आर नॉट वेरी बैडली प्लेस. आई वुड से पाकिस्तान एग्रीकल्चर हैज़ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ्स एज वेल व्हाट वी इग्नोर. तो पाकिस्तान के एग्रीकल्चर में हैज़ स्ट्रेंथ्स. वी आर नॉट मोनोकल्चर, वी आर प्रीटी मच डाइवर्स. बट येस, जैसे आपने कहा कि दालें हम नहीं करते, तो उसकी वजह ये है कि अगर उसको बहुत ज़्यादा वायरस लगता है और अगर हमें रिसर्च से और डेवलपमेंट से उनकी सपोर्ट नहीं मिलती, तो फार्मर 10 साल नुकसान खा कर छोड़ देता है. सो दैट्स व्हाट हाउ इज़. हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा मूंग होती थी, अब कोई नहीं लगाता. इट इज़ कॉट बाय ईदर वेरी हाई टेम्परेचर्स और वायरस अटैक्स. ये जो पाकिस्तान की फार्म्स हैं उधर अभी क्या सूरत हाल चल रही है, मैकेनाइजेशन का क्या हाल है? इनिशियली हमने सॉइल हेल्थ की भी बात की, एंड जैसे कि हमने बोला कि हमें अब रियलिटी से टच में रहना है. तो पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और भी इम्कान है आगे बढ़ने का. तो पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ी तो हमारे फार्म्स पे भी स्ट्रेस आया टू प्रोड्यूस मोर. ऑब्वियसली वी हैड टू ऑगमेंट द सॉइल. उसको और चीज़ें हमने देनी पड़ी, हम और ख़र्चा करने लग गए ज़राअत में, डीज़ल लगाने, अपना पानी निकालने के लिए, या फिर हम एग्रीकल्चरल इनपुट्स की यूसेज में हमने ज़्यादा पैसा लगाया, सरमाया लगाया, ताकि हमें आउटपुट भी ज़्यादा है. तो पिछले 2-3 डेकेड में, 20-30 सालों में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं और आज हम किस नौबत पे खड़े हैं? पहला जो हमारा पाकिस्तान में एक मैकेनाइजेशन का जो बात बहुत ज़्यादा की जाती है, तो नंबर्स वाइज वी आर अबाउट 0.5 हॉर्स पावर पर हेक्टेयर और हिंदुस्तान 1.5 है, एंड आई थिंक चाइना इज़ अबाउट 2.5. तो वो आपको नज़र भी आएगा. लेकिन सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि अगर हम ट्रैक्टर ही है ज़्यादातर जो मैकेनाइजेशन हमारे पास है, तो उस ट्रैक्टर की अगर आज आप शक्ल देखेंगे तो वो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपको मैं करोला दिखा दूँ 1970 की. तो जैसा जिस शक्ल और सूरत का भी ट्रैक्टर हमारे पास आज इस्तेमाल होता है, वो ऐसा ही है कि जो 40 साल पहले था. सो देयर हैज़ बीन नोट इवन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इन ट्रैक्टर इवन. सो आज का ट्रैक्टर जो दुनिया में इस्तेमाल होता है और हमारे इस्तेमाल होता है, तो जो वो ट्रैक्टर चलाते हैं वो हमारा ट्रैक्टर नहीं चला सकेंगे, और हम जो चलाते हैं ट्रैक्टर वो ट्रैक्टर नहीं चला सकते. इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया, अलावा एक्सीलेटर और स्टीयरिंग के. बाकी एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड. हमारे ख्याल में पाकिस्तान की ट्रैक्टर इंडस्ट्री इज़ बीइंग सब्सिडाइज्ड बाय ग्रोवर्स, क्योंकि उसकी इंपोर्ट के ऊपर बंदिशें थीं से लास्ट 2 years और डिफ़िकल्टीज़ हैं. देयर वाज ओनस ऑन देम टू डू सर्टन इनोवेशन विच दे हैव नॉट डन. सो दैट EDB, which is an I think Engineering Development Board and the likes, should ask them a question कि भाई हमारा ट्रैक्टर ऐसा क्यों है, फ्यूल एफिशिएंसी उसमें क्यों नहीं है, पावर क्यों नहीं है उस चीज़ में, वो चीज़ें क्यों नहीं है जो दुनिया के ट्रैक्टर करते हैं. बाकी चीज़ों हम इंट्रोड्यूस कर ही नहीं सकें. बट वेरी फ्रेंकली माई सेल्फ, एंड आई कैन बी 100% रॉन्ग, जो यूरोपियन और US और जापानीज़ मॉडल और तस्वीरें देख के कोई यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहता है, तो हमारे ख्याल में वो वहाँ पे भी इतना ज़्यादा सस्टेनेबल इकोनॉमिकली नहीं है विदाउट पब्लिक सेक्टर सपोर्ट. दिस इज़ नॉट मी सेइंग इट, बट दिस इज समबडी, इटालियन मैन्युफैक्चरर्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स सेइंग इट. हमारे पास सेलेक्टिव मैकेनाइजेशन का रूम है, और वो हमें सेलेक्टिव मैकेनाइजेशन की तरफ जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बात यह है कि ये किस तरह से हो सकता है. इफ़ यू हैव एन, आपने एग्रीकल्चर क्रेडिट की थोड़ी देर पहले बात की कि अगर टैक्सेशन के लिए तो ये कहा जाता है कि 20% है एग्रीकल्चर के, लेकिन एग्रीकल्चर का जो क्रेडिट का पोर्टफोलियो है उसमें से एग्रीकल्चर को सिर्फ 4% मिलता है, जो भी फॉर्मल क्रेडिट पोर्टफोलियो है. आई नो दैट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बीइंग ए डेविल्स एडवोकेट, दे ट्राई वेरी हार्ड कि एग्रीकल्चर क्रेडिट ज़्यादा मिलना चाहिए, बट इट्स इन द प्राइवेट सेक्टर्स हैंड्स. बट वो प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव लेती नहीं, इवन दो द स्टेट बैंक हैज इंसेंटिवाइज्ड. $60 billion इकोनॉमी व्हिच इज एग्रीकल्चर इकोनॉमी, और उसको अगर आप 600-700-800 मिलियन डॉलर का क्रेडिट सिर्फ देंगे, तो फिर आप ये भी कहेंगे साथों साथ अपने मैनिफेस्टोज में लिखेंगे, और फिर वो झंडा और अलम भी उठाएंगे कि हम छोटे फार्मर के साथ हैं. तो फिर सवाल ये है कि वो छोटा फार्मर जाके क्रेडिट उठाता कहाँ से है? वो तो जाके वहीं मंडियों में बिकता है. He is sold, and I'm not exaggerating. इल्हाम हो रहा है उसको. ठीक है, तो किसी को अगर इस चीज़ पे कोई अगर इल्हाम है या कोई कन्फ्यूजन, तो मुझे पूछ लें, मैं बता दूंगा कैसे बिकता है वो. सो ही इज़ रियली सोल्ड ऑफ. एक तो बात हो गई ये. तो जो मैकेनाइजेशन की बात है, जो एग्रीकल्चर क्रेडिट को लेके जाके प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स की बात है एग्रीकल्चर में, उन दोनों तीनों चीज़ों का, एंड हेयर कम्स ऑन टॉप ऑफ इट द डीरेगुलेशन, which sounds so good on books and the way you write it.
and you bring it top of that, you are driving investment and income out of their pockets of the small farmers and medium sized farmers. ठीक है, तो अगर आप इस तरह के लैंडस्केप में चलना चाहते हैं, 1 step forward and 10 steps backward, तो जाहिर सी बात है, you do not expect things to happen in agriculture. You expect something else to happen in agriculture. So therefore, again, it is at the end of the day कि हम अपने इस वक्त जो पाकिस्तान को ज़रूरत है ज़राअत में, अगेन टू reinforce and reinforce not what I am saying, कि आप पहले सोच लें कि आपको ज़राअत को लेके किस डायरेक्शन में लेके जाना है. बैठ जाएं 10, 15, 20 लोग, जो भी चीज़ है अनाउंस कर दें और उसको उस डगर पे ले चलें और उसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ले चलें. जो हमारा फेट होगा उसको हम देख लेंगे, लेकिन वो उसको एक तरफ लेके तो चले ना. तो ये इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है. हाँ, और आई थिंक कंटिन्यूटी इन पॉलिसी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक हुकूमत आती है, वो एक मंसूबा देती है, दूसरी हुकूमत आती है, वो उसको तब्दील कर देती है. तो इसकी वजह से बहुत मुश्किलें होती हैं. एंड इसकी वजह से बहुत सारे जो फार्मर्स हैं, जो जद्दी पुश्ती फार्मर्स हैं, वो अब कहते हैं कि हम अपनी अगली नस्ल को इसमें नहीं आने देंगे. वो कहते हैं कि हम यंगर जनरेशन्स नहीं चाहते कि वो उन मुश्किलों से गुजरें जो हम पे मैं सिर्फ इसमें आपको एक इंटरजेक्ट करूं. दिस इज़ द डिलेमा ऑफ द वर्ल्ड वेयर जिनकी यील्ड्स और प्रोग्रेस को हम कोट करते हैं. हम नेब्रास्का का मैं आपको स्पेसिफिक एग्जांपल देता हूं. वहाँ के मेयर ने कहा कि हमारी एवरेज एज ऑफ द फार्मर इज़ 55. यंगस्टर्स आर लीविंग फार्मिंग एंड डूइंग समथिंग एल्स. उसका रीज़न है दे आर एबल टू मेक मोर मनी समवेयर एल्स. तो जो इतना अच्छा एग्रीकल्चर सपोर्टेड है, वहाँ पे भी लोग छोड़ छाड़ के जा रहे हैं. हमारे पास भी हमारे जैसे बेकार रह जाते हैं, वही फार्मिंग करते हैं. जो पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, वो कोई और अच्छा उनको काम मिल जाता है तो वो कहीं अफसर बन जाते हैं, कोई बिजनेस शुरू कर देते हैं. बहुत अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आ जाते हैं. तो रियल हार्डकोर फार्मिंग और एग्रीकल्चर से लोग, आपका ब्रेन ड्रेन होगा अनटिल एंड अनलेस आप उसको उस तरह से लेके नहीं चलेंगे. Until and unless कोई इंसेंटिव होगा ना, एंड इंसेंटिव देने के लिए कंटिन्यूटी इन पॉलिसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक कि व्हाट आर द बेस्ट स्ट्रैटेजीज टू सॉर्ट ऑफ मैनेज एंड रीपर्पस, बिकॉज ऑब्वियसली आजकल के ज़माने में हम देखते हैं कि पाकिस्तान में एक स्मॉग का बहुत बड़ा इशू है. उसकी वजह से आपको पता है हाईवे बंद होते हैं, फिर जो है आपकी फसल या जो पैदावार है वो मंडियों तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि हाईवे बंद है. अब कहते हैं कि एग्रीकल्चर इज़ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू दिस, क्योंकि क्रॉप रेजिड्यू आप बर्न कर रहे हैं. राइस जब आप लगाते हो तो राइस के जो स्टॉक्स होते हैं वो उनको जला देते हैं फार्मर्स, विच कंट्रीब्यूट्स टू दिस मैसिव क्लाउड. ऑब्वियसली जो गाड़ियाँ हैं एंड जो लैक ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, दैट इज़ अ बिग इशू. एंड जो बॉर्डर है वो तो फ़र्क नहीं कर रहा ना, इंडिया और पाकिस्तान दोनों तरफ अगर बर्न हो रहा है क्रॉप और वो पंजाब बोथ साइड्स हो रहा है, तो वो तो एक नाइट्रोजन बबल बना दिया ना पूरी तरफ ऊपर से. तो इसको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं, बिकॉज यू नो दिस इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द फार्म regardless, and this will impact the food security also. So there is an environmental footprint जो एग्रीकल्चर का अपनी जगह पे डिग्रेडेशन का है. लेकिन जो स्मॉग आपने स्पेसिफिकली बात कही, तो देयर हैज़ बिन स्पेसिफिक स्टडीज़ जिसमें ये बड़ा क्लियरली कहा गया है कि ये स्मॉग होता है उसमें एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है ज़रूर, लेकिन मिनिमल है. इट्स मोर ऑफ द कमिंग आउट ऑफ योर व्हीकल्स इंडस्ट्री विच इज़ क्रिएटेड दैट. इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्रॉप रेजिड्यू जलाना शुरू कर दें. तो सिंध के अंदर पैडी इज़ वन ऑफ द मेजर क्रॉप्स. आज भी सबसे ज़्यादा क्रॉप अगर कोई इस वक्त एज वी स्पीक लगी हुई तो वो पैडी है और जिसकी हार्वेस्टिंग चल रही है. यहाँ पे नहीं होती बर्निंग. इट्स मोर ऑफ एन इशू इन द पंजाब एंड तो सिंध में क्या करते हैं इन इंडियन पंजाब. वो उस क्रॉप रेजिड्यू को यूज़ कर रहे हैं टू उसके ऊपर टमाटर लगा देते हैं, उसके ऊपर खरबूजा लगा देते हैं, उसी मॉइस्चर के ऊपर वो लगा देते हैं आपका राय और मस्टर्ड और ये सारी चीज़ें वो लगा रहे हैं पैडी में. ठीक है, कई लोग उसके ऊपर गंदम भी लगा देते हैं बट विदाउट बर्निंग, दैट आई नो. लेकिन पंजाब एंड इंडियन पंजाब में बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है. दैट नीड्स टू बी स्टॉप्ड. वो देखें एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से पुलिस और थानेदार से ये बंद होने वाला नहीं है. उसको बंद करने के लिए ज़रूरत उस चीज़ की है कि आप फार्मर को ऑल्टरनेटिव बताएं. फॉर एग्जांपल हम जो गलत काम करते हैं, मैं लेट मी एक्नॉलेज कि हम शुगर केन के रेजिड्यू को बर्न करते हैं कितनी छोटी क्वांटिटी में, लेकिन बर्न करते हैं. वी डोंट लाइक इट, वी आर बर्निंग आवर ऑर्गेनिक मैटर्स. लेकिन मसला ये है कि जो पीछे उसका रेजिड्यू है उसको हम इनकॉर्पोरेट करने के लिए सॉइल में देयर इज़ नो टूल अवेलेबल. तो अब ये तो रिसर्च वालों का काम है कि वो हमें बताएं कि यार ये टूल है, हम पैसों से खरीदेंगे. हमें सिर्फ करके दिखा दें कि यार दिस इज़ हाउ यू डू इट एंड वी विल डू इट. सो आई एम श्योर कि जो इंडियन पंजाब हो या
अपने पाकिस्तान का पंजाब है, एक तो उनको जॉइंट स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, और दूसरे नंबर पे बात यह है कि उनको फार्मर्स के साथ बात करके उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए. वाई आर दे मैड that they're doing it, and if they're not mad, तो फिर उनको आपको वो करके देंगे तो I'm sure they'll take the solutions. So with the population growth and our food security on the line, how do we continue growing and enhancing our yields while keeping all of this other factor on the farm in check? Because ये थोड़ी कि अगले 10-20 साल के लिए हमें खाना खिलाना है, हमें क़यामत या तब तक दुनिया कायम है तब तक हमें खाना तो लोगों को खिलाते रहना है ना. ये थोड़ी कि 20-30 साल हमने ज़मीन को फर्टिलाइज़ करके और उसमें इनपुट्स डाल के हमने बहुत अच्छी पैदावार ले ली, उसके बाद सॉइल इतनी डिप्लीट होगी कि वो किसी काम की नहीं रही. तो इसमें हम कैसे बैलेंस स्ट्राइक कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि इन माई लाइफ इन लास्ट 20 ईयर्स पाकिस्तान में इस तरह के क्राइसिस आए हैं जो कि इंटरनेशनली रिफ्लेक्ट हुए और सुनामी से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जिन्होंने किए. 2010 और 11 की फ्लडिंग, उस साल भी आपने अपने मुल्क से राइस एक्सपोर्ट की थी. इन पाकिस्तान लास्ट 70 ऑड ईयर्स ऑफ हिस्ट्री कोई भी एक साल ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान के पास सरप्लस राइस ना हो. हाँ, हमने गंदम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किए. बाय द वे, दुनिया में चावल ज़्यादा खाया जाता है, गंदम कम खाई जाती है. दैट्स ऑल्सो अ फूड टू ईट. सो पाकिस्तान इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखें कि हैज़ बिन वेरी ब्लेस्ड एंड द एग्रीकल्चर हैज़ शोन सर्टन रेजिलियंस. 2022 की फ्लडिंग के बाद जहाँ पे आपके 25 लाख एकड़ से ज़्यादा तबाह हो गए, $10 बिलियन, अगेन दिस इज़ नॉट मी सेइंग इट, गवर्नमेंट सेइंग इट, तबाह बर्बाद हो गया. 2023 में ही एग्रीकल्चर बाउंस्ड बैक. और आप जो भी रिपोर्ट्स जो भी पढ़ते हैं, आप भी लिखते हैं, तो कहते हैं कि एग्रीकल्चर, जो पढ़े लिखे लोग हैं हमारे, अगर बढ़ा है पाकिस्तान की इकोनॉमी, एंड योर फाइनेंस मिनिस्टर सेड इन वाशिंगटन कि अगर बढ़ा है तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर. सो पाकिस्तान एग्रीकल्चर हैज़ स्ट्रेंथ, नंबर 1. नंबर 2, हाउ टू इंक्रीज द यील्ड. आई थिंक दैट्स अ चैलेंज जिसको हमें देखना चाहिए उन कंस्ट्रेंट्स के साथ. सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स. हमारा ऑर्गेनिक मैटर इज़ रिड्यूसिंग. The climate infused reduction in organic matters is a challenge. We try to work at our farms on working on organic matters, और हमारे organic matters कम हैं. Again, it's a longish and technical discussion. US में जहाँ yields की बात करते हैं, वहाँ पे मोनोक्रॉप का मतलब ये है कि वो एक साल में एक क्रॉप लेते हैं, अगले 4-5 महीने कवर क्रॉप्स और वो करते हैं, तो उनका built up organic matters is like 3 and 4 hours is 0.8 and 9. So that is one way. Second is, I think the most important thing in today's landscape is also कि हम अपना फर्टिलाइज़र किस तरह यूज़ करते हैं. उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें नज़र आ रही है, आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस, नॉट एन एक्सपर्ट, कि हमें उसकी बैलेंसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. प्रोवाइडिंग फर्टिलाइज़र जिसकी अपटेक एंड अवेलेबिलिटी टू द क्रॉप जो है ना, वो वन ऑफ द हाईएस्ट एंड एफिशिएंट है. उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने की ज़रूरत है. पाकिस्तान की एग्रीकल्चर आप देखें पिछले 20 से 30 साल has not really moved from DAP and ureas of this world. So I'm not saying that they are bad, but what I'm saying is कि और न्यूट्रिशन की चीज़ों को भी आपको लेके आने की ज़रूरत है. ये ऐसा ही है कि अगर इंसान को अगर आप सिर्फ यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स खिला दें, चलें छोड़ दें, अगर सिर्फ प्रोटीन्स ही खिला दें, तो वो उसमें हेल्थ के नई चीज़ें नज़र आएंगी जब तक आप उसको बैलेंस नहीं करेंगे. सेम गोज़ फॉर द प्लांट. सो प्लांट में एक है प्रोविजन ऑफ बैलेंस्ड न्यूट्रिशन. सेकेंड इज़ ऑल्सो कि आप जब चीज़ अप्लाई कर रहे हैं वो प्लांट उठा कितनी रहा है. हमारे पास जनरल ग्रोअर समझता है 2 बोरियां डाल दो, भाई 2 बोरियां डाल दो, उसमें 1.5 तो चली गई कहीं और वो छट्टा करते हैं तो वेस्टेज है ना. सो हाउ टू यूज इट, व्हाट इज द बैलेंस, व्हाट इज द फर्टिलाइजर that creates those efficiencies, that provides the nutrition to the crop, is I think where Pakistan needs to work, and where the investments should go, where the farmer needs to be enlightened. और वो 2-3 चीज़ें होंगी तो आप देखिएगा हमारी प्रोडक्शन और यील्ड्स के ऊपर मुस्बत असरात ज़रूर आएंगे. बिल्कुल. तो इस सिचुएशन में कंज्यूमर ऑब्वियसली इज़ नाउ मोर हेल्थ कॉन्शियस. जो शहरों में लोग बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना है, बट जो फार्म से आ रहा है वो क्या सेफ़ है खाने के लिए, और ईयर ऑन ईयर अगर वही चीज़ कंटिन्यू होती रही तो फिर हमारी सेहत का और हमारे फार्म्स का क्या होगा. देखिए 2-3 बातें हैं. आई थिंक
हमारा ख़याल इसमें यह है कि हम जब ये गुफ्तगू करते हैं तो समवेयर द बैलेंस नीड्स टू बी क्रिएटेड। जब हम केमिकल्स की बात करते हैं तो वी कैन नॉट टेक अवे द फैक्ट कि आज आपके पास जो इंक्रीज़ इन यील्ड्स आई है वो केमिकल्स के यूजेज की वजह से भी। बेशक मैं एग्री करता हूं। सवाल ये है कि क्या आप उसका बैलेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल ये है कि आप उनके यूजेज से वो मैक्सिमम एडवांटेज ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। ये दो अहम चीज़ें हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर हम पेस्टिसाइड भी इस्तेमाल करना छोड़ दें और अगर वो भी सारे केमिकल इस्तेमाल करना छोड़ दें तो आपकी प्रोडक्शन तो 20% भी नहीं रहेगी। आज भी दुनिया में देखें, अगर फूड सिक्योरिटी के चैलेंज की बातें जहाँ पे आती हैं तो फिर लोग कहते हैं यार मेरे पास खाने के लिए क्या है। वो ये नहीं कहते खाने में केमिकल कितना पड़ा हुआ है, मेरे पास पेट भरने के लिए चीज़ क्या है। सो आई थिंक वो कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना भी इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए। सो आई थिंक इट्स नॉट कि वी ओवर किल एंड ओवर डू इट विदाउट एडवाइस, बट आई एम ऑल्सो सेइंग कि इन सारी चीज़ों का बैलेंस इस्तेमाल ज़रूरी है। जैसे अब आजकल हमारे पास पाकिस्तान में लार्जेस्ट यूज्ड आपके पास यूरिया है। अब फार्मर तो कंटिन्यू यूज़ करे जा रहा है यूरिया की, एक की जगह 2 बैग देता है कि हमारे बेहतरी हो, हरियाली तो होती है लेकिन बेहतरी नहीं आती, उसके ऊपर और पेस्ट अटैक होता है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि उसको फिर प्रॉपरली बैलेंस कैसे किया जाए कि नाइट्रोजन अवेलेबल भी हो, नाइट्रोजन एफिशिएंटली भी अवेलेबल हो ताकि प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो। इन सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस हैं और मेरी नज़र में आई अंडरस्टैंड एंड फुली अप्रिशिएट द व्यू regarding sustainability and environment, but लेकिन the commercial and the output aspects of things in the today's world where we are living, where the food is under pressure, FAO says that हमारे पास food production by 2050 needs to double to get to the stomachs, to fill the stomachs of people. उस सारी गुफ्तगू में इन सारी चीज़ों को साथ लेके और एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है और मेरा अपना ख्याल ये है कि वो एक फ़ाइन बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है। सर, अब आखिरी सवाल मेरी तरफ से आपके लिए, आपको क्या लगता है कि फार्मर्स अपनी आइडेंटिटी कैसे बरकरार रख सकते हैं और आपका क्या मैसेज है कम्युनिटी के लिए? देखिए, ये आपकी बड़ी अच्छा सवाल है क्योंकि हम बहुत जगह पे ये बात करते रहते हैं रिगार्डिंग यील्ड्स। हमारे पास इस वक्त लार्जेस्ट यूज्ड फर्टिलाइज़र जो है वो है यूरिया और प्लांट की रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन देयर आर इश्यूज़ विथ यूरिया एज़ वेल कि आप उसका जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते जाएंगे, क्योंकि जो फार्मर अगर किसी की रिकमेंडेशन सुनता है और जब वो यूरिया डालता है जो उसमें हरा नज़र आता है तो ज़्यादा यूज़ करता है। बट आई थिंक उसमें आज देखेंगे तो दुनिया सारी में नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र की भी बहुत सारे अक़साम आ गए हैं, जिसमें जैसे एक कोटेड यूरियाज़ आते हैं, कोटेड नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र आते हैं। what do they do? They do couple of things. सबसे पहली बात, जब आप उनको कोटिंग करते हैं और वन कुड कोट इट विथ सल्फ़र, वन कुड कोट इट विथ नीम और वन कुड कोट इट विथ परहैप्स जिंक, तो दे डू कपल ऑफ थिंग्स। एक तो वो जो जब आप डालते हैं तो अपटेक एंड द इन्वायरमेंट टू द प्लांट ऐसा आता है कि अपटेक ऑफ द नाइट्रोजन बढ़ जाती है। नाउ अगेन, नॉट एन एक्सपर्ट बट एज अ फार्मर वन कुड एक्सपीरियंस एंड व्हाट वन हैज़ हर्ड एंड सीन द एडवांटेजेस ऑफ। तो एक तो ये होता है। सेकंड एडवांटेज ये होता है कि हमारा जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा थ्रस्ट है टू नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, तो यू यूटिलाइज सर्टन अदर न्यूट्रिएंट्स विच कम विद द कोटेड urea. That's another thing. Third is the efficacy, which is the most important. I think जो चीज़ मैसेज नहीं जाता कि आप यूरिया तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन मोस्ट ऑफ इट इज़ नॉट अवेलेबल टू द प्लांट। आई थिंक दैट इज़ व्हाट फार्मर नीड्स टू अंडरस्टैंड। और जब आप उसको कोट कर देते हैं तो वो अवेलेबिलिटी उसकी स्लोअर रिलीज़ कर देता है और अवेलेबिलिटी टू द प्लांट उसकी इवन उस नाइट्रोजन की भी बढ़ा देता है विद अदर न्यूट्रिएंट्स दैट यू हैव and certain other things that are enforced into the augmented into urea. So I think that is one of the speciality जो fertilizers is important thing. The efficiency, however, पाकिस्तान में आनी उन जगहों से है जो कि न्यूट्रिशनल बैलेंस क्रिएट कर सकें,
प्लांट के लिए बेहतर वो चीज़ अवेलेबल हो सके ताकि वो बेहतर तरीके से ग्रो कर सके। सो आई थिंक दैट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स दैट डजंट टेक अवे कि हमें हमारे फॉस्फोरस की भी ज़रूरत है, साथों साथ पोटाश की भी ज़रूरत है, आयरन की भी ज़रूरत है, मैग्नीशियम की भी ज़रूरत है, उन सारी चीज़ों की भी प्लांट को उसमें ज़रूरत है। सो पाकिस्तान्स एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट नीड टू मूव टुवर्ड्स सर्टन फर्टिलाइजर्स जिनकी अपटेक इज़ हाईएस्ट टू द प्लांट, अवेलेबिलिटी इज़ उसकी सबसे ज़्यादा हो, और इट इज़ गुड फॉर द क्रॉप विच कैन उसकी हेल्थ की और फिर उसकी यील्ड के ऊपर उसके असरात पड़ेंगे। दैट इज़ नॉट दी ओनली थिंग, लेकिन ये कि न्यूट्रिशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि पाकिस्तान के न्यूट्रिशनल और फार्मिंग का इस वक्त जो लैंडस्केप है उसमें ये चेंज करने की ज़रूरत है। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। Pleasure meeting you. Thank you. Looking forward to it. Yes. So, मिस्टर महमूद नवाज़ शाह के साथ हमने बड़ी गहरी बातें की और पाकिस्तान की ज़राअत का बहुत हमने अच्छी तरीके से जायज़ा लिया कि मौजूदा सूरत हाल क्या है, हुकूमत क्या कर सकती है, इस वक्त किसान कहाँ खड़े हुए हैं, हमारी सॉइल की हेल्थ किस तरह चल रही है, और आगे अगर हम बेहतरी और ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं तो क्या क्या हमें दरकार है एज ए सोसाइटी, एज ए गवर्नमेंट, एज एन एग्रीकल्चर सेक्टर, ताकि हम कामयाब हो सकें। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्रो पाकिस्तान डॉन न्यूज़ पे। अल्लाह हाफ़िज़।